हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये सभी क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और ये सभी क्वेश्चन अभी तक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके आने वाले एग्जाम में इन सभी क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात जरूरी है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका पास कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड मेटल लाइक। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है किस वेल्ड मेटल को वेल्ड करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है एल्यूमिनियम, निकिल और मोरल मेटल ईटीसी। इस तरह के मेटल को ये वेल्ड करती है। जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशो होता है और यहाँ पे जो है इसमें एसिटिलीन का रेशो जो है ज़्यादा होता है ऑक्सीजन की कंपेयरिंग में। ठीक है, और कार्बोराइजिंग फ्लेम को रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोलते हैं। और एक इसके बाद दो फ्लेम और होती हैं, एक होती है न्यूट्रल फ्लेम और एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशो सेम होता है, 1:1 का होता है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का रेशो ज़्यादा होता है। और यहाँ पे कार्बोराइजिंग फ्लेम है तो यहाँ पे इसमें एसिटिलीन जो गैस है उसका रेशो ऑक्सीजन की कंपेयरिंग में ज़्यादा होगा। तो ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में जो मोस्ट कॉमनली फ्लेम यूज होती है वो होती है न्यूट्रल फ्लेम। और मैंने अभी बताया था न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस का जो रेशो होता है वो समान अनुपात में होता है, 1:1 में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो न्यूट्रल फ्लेम है उन्हीं मटेरियल को वेल्ड करती है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उन्हीं के लिए मेनली यूज की जाती हैं। ठीक है, और इसका जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है वो 3200 के अराउंड होता है, 3200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। 3150 से 3250 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर वेरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक आर्क ब्लो इज। तो मैग्नेटिक आर्क ब्लो क्या है? ये एक है, ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फेनोमेनन ऑफ occurrence of spelter because of magnetic field created in DC arc welding। तो मैग्नेटिक आर्क ब्लो क्या आता है? आर्क ब्लो होता है जो आर्क का डेविएशन होता है, इधर उधर जो हो जाती है वो उसे बोलते हैं मैग्नेटिक आर्क, जो आर्क ब्लो होता है। और ये किस में होता है? डीसी आर्क वेल्डिंग में ये क्रिएट होता है। और ये स्पेल्टर जो होता है ना, वो स्पेल्टर की एक घटना है मैग्नेटिक आर्क ब्लो। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल यूज इन द केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मेड ऑफ। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में टूल किस चीज़ का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है? तो वो होता है ब्रास और कॉपर। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। तो जो अल्ट्रासोनिक मशीन है, मशीनिंग होती है, इसकी जो जो वाइब्रेशन वेव होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर हाई एक्यूरेसी और हाई सरफेस फिनिश की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये जो काफ़ी हार्ड जो मटेरियल हैं उनको भी आसानी से मशीन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैकिंग रिंग इज यूज्ड इनसाइड द पाइप जॉइंट व्हेन मेकिंग आ। तो जब हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बट वेल्ड होगा, क्योंकि जब हम बट वेल्ड यूज करते हैं तो उस टाइम पे हम बैकिंग रिंग लगाते हैं ताकि हाई स्ट्रेंथ हमारे जो वेल्ड कर रहे हैं उसकी हाई स्ट्रेंथ बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप जॉइंट वुड बी सुटेबल फॉर पाइप कैरिंग स्टीम। तो स्टीम ले जाने के लिए जो यहाँ पे बेस्ट आपका जो पाइप जॉइंट होगा वो होगा आपका एक्सपेंशन पाइप जॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेईई में ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, और काफी सारे सेल और डीआरडीओ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें कि स्टीम ले जाने के लिए मेनली कौन सा स्टीम कैरिंग जो पाइप है वो है एक्सपेंशन पाइप जो यहाँ पे यूज होगा, एक्सपेंशन जॉइंट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, एक्सपेंशन जॉइंट जो है यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेईई और विजाग स्टील के मैनेजमेंट ट्रेनिंग में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेल्डिंग। तो स्टड और प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है मेनली रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग उसमें उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में और भी आते हैं, मैं वेल्डिंग बताता हूँ, जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, बट वेल्डिंग। ये सभी जो वेल्डिंग है आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आती है। तो अगर एग्जाम में किसी भी वेल्डिंग को पूछता है तो आपको बताना है कि ये सब रेजिस्टेंस के अंदर ही आती हैं। एक होता है अपसेट बट वेल्डिंग, वो भी रेजिस्टेंस के अंदर ही आती है, और एक होता है फ्लैश बट वेल्डिंग, ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है। उसके बाद एक है परक्यूजन वेल्डिंग, ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो ये रही रेजिस्टेंस वेल्डिंग।
कौन कौन सी हैं, स्पोर्ट और परक्यूजन तो यहाँ पे है ही। स्पोर्ट और परक्यूजन किसके अंदर आती हैं, ये है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है 2017 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रोड गेट कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। तो कौन से वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, तो वो है हमारा आर्क। जो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि आर्क वेल्डिंग के जो एग्जांपल है ना, एमआईजी वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इन सभी में इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है और ये सभी आर्क वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रॉपरली वेल्डेड जॉइंट एज कंपेयर टू बेस मेटल। तो जिस बेस मेटल पर हम वेल्ड करते हैं, तो वेल्ड जॉइंट होने के बाद में उस वेल्ड जॉइंट की जो पावर स्ट्रेंथ है वो हमारी बेस मेटल से ज़्यादा होगी या कम होगी, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो अगर अच्छे प्रकार से हम वेल्ड करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बेस मेटल से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम इज। तो यहाँ पे जो है इसने पूछा है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम के केस में किसका रेशो। तो कार्बोराइजिंग में जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, 0.9:1, क्योंकि कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का रेशो कम होता है और एसिटिलीन का रेशो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.9 ये ऑक्सीजन का रेशो है और 1 जो है ये एसिटिलीन का रेशो है। उसके बाद अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सी से समझ सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो रेशो है वो ज़्यादा होता है। इसमें होता है 1.5:1 ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और न्यूट्रल फ्लेम में 1:1 का रेशो होता है। तो ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआरबी यूनियल जेई में पूछा जा चुका है 2016 में। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक हीट इज जनरेटेड बाय हाई वेलोसिटी नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की एक नैरो बीम के द्वारा, उसकी वेलोसिटी के द्वारा, हाई वेलोसिटी ऑफ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जो नैरो बीम होती है उसकी हाई वेलोसिटी से यहाँ पे हीट जनरेट होती है और उसी हीट से हम वेल्डिंग करते हैं। तो ये जो वेल्डिंग है हमारी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होती है। ये पूरा प्रोसेस उसने बताया है और जब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में तो वहाँ पे आपको समझ आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे सी होगा, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीसी वेल्डिंग द स्ट्रेट पोलरिटी रिजल्ट इन। तो स्ट्रेट पोलरिटी की वजह से डीसी वेल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो सही होगा, स्मॉलर वेल्ड पुल। इस जो स्ट्रेट पोलरिटी होती है यहाँ पे, इसमें वर्कपीस को हम अपना निगेटिव रखते हैं, सॉरी पॉजिटिव रखते हैं वर्कपीस को, और इलेक्ट्रोड को रखते हैं निगेटिव। निगेटिव से जोड़ते हैं इलेक्ट्रोड को और पॉजिटिव से जोड़ते हैं वर्कपीस को। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारी स्ट्रेट पोलरिटी बनती है डीसी में। रिवर्स पोलरिटी में क्या करते हैं, रिवर्स पोलरिटी में हम वर्कपीस को निगेटिव करते हैं और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी रिवर्स पोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, द रेशो बिटवीन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैसेस फॉर न्यूट्रल फ्लेम इन गैस वेल्डिंग इज। तो जो रेशो होगा हमारा 1:1 का होगा एसिटिलीन और न्यूट्रल फ्लेम के केस में, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशो। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए मैंने बता दिया है, वहाँ पे ऑक्सीजन का रेशो ज़्यादा होता है, वहाँ पे 1:1 का अनुपात होता है, और कार्बोराइजिंग में 0.9:1 का अनुपात होता है। वहाँ पे कार्बोराइजिंग में हमारी एसिटिलीन का रेशो ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर फिलिंग इन अ वेल्ड जॉइंट इज ड्यू टू। तो जो अंडर फिलिंग होती है वेल्ड जॉइंट में वो मेनली होती है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट। तो वेल्ड जॉइंट हमारा इनकम्प्लीट फिल होता है जिसकी वजह से हमारी अंडर फिलिंग होती है, मतलब हमारा जो वेल्ड है वो ठीक प्रकार से फिलर मेटेरियल से भर नहीं पाता है, इसे अंडर फिलिंग बोलते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यूपीआरएल जेई में और एसएससी जेई में भी ये पूछा जा चुका है, दिया नहीं है इसने। तो क्वेश्चन क्या है कि इन अ वेल्डिंग कॉपर एलॉय विद टीआईजी आर वेल्डिंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, तो मेनली ये होगा ए जो ऑप्शन है, डायरेक्ट करंट विद स्ट्रेट पोलरिटी इज यूज्ड। क्योंकि जो टीआईजी वेल्डिंग है वहाँ पे हम डीसी एसपी ही मेनली यूज करते हैं। डीसीएसपी होता है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी। स्ट्रेट पोलरिटी मैंने बताया है अभी, वहाँ पे हम अपने वर्कपीस को पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड को निगेटिव रखते हैं। और जो स्ट्रेट पोलरिटी में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डीप पेनिट्रेशन होता है, लेकिन आर्क ब्लो यहाँ पे हमारा होता है, आर्क ब्लो की संभावना काफ़ी रहती है जो डीसीएसपी में, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी में। तो ठीक है, तो टीआईजी यहाँ पे जब कॉपर पे वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे डीसीएसपी, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मिट वेल्डिंग
इन थर्मिट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ। तो थर्मिट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और आयरन को किस रेशो में यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, 1:3 के अनुपात में एल्यूमिनियम और आयरन को यहाँ पे मिक्स करते हैं। हम इसको इस रेशो में मिलाने के बाद एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड को एक क्रूसिबल में गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद में जहाँ पे वेल्ड करना होता है वहाँ पे इसको डाल देते हैं, जिससे सूखने के बाद ये फिर वेल्ड अच्छे से हो जाता है। तो ये थर्मिट वेल्डिंग मेनली रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड यूज्ड इन टीआईजी। तो टीआईजी वेल्डिंग में जो टीआईजी होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है, तो इसमें मेनली टंगस्टन का ही इलेक्ट्रोड यूज होता है। और ये नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग है। टीआईजी वेल्डिंग जो है नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग है, इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, इसलिए इसे नॉन कंज्यूमेबल बोलते हैं। ठीक है, टीआईजी वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होने की वजह से यहाँ पे फिलर मटेरियल के लिए अलग से एक फिलर रोड यूज की जाती है, और यहाँ पे सील्डिंग के लिए हम आर्गन और हीलियम 2 गैस यूज करते हैं टीआईजी वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के कौन से एग्जाम्पल हैं, तो ये मैं एग्जाम्पल आपको सारे एक ट्रिक बताता हूँ। HDFC आप याद करें, जिसमें पहला एग्जाम्पल है H से हॉट फोर्स वेल्डिंग, D से है डिफ्यूजन वेल्डिंग, F से फ्रिक्शन वेल्डिंग, और C से होगा यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग। तो आप HDFC ये ट्रिक याद कर लें, HDFC, H से हॉट फोर्स, D से डिफ्यूजन, F से फ्रिक्शन वेल्डिंग और C से कोल्ड वेल्डिंग। तो ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है फोर्स वेल्डिंग, जिसे हॉट फोर्स वेल्डिंग मैंने बोला था, वो फोर्स वेल्डिंग यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे वो टीआईजी वेल्डिंग में यूज होता है। टीआईजी वेल्डिंग के बारे में मैं काफ़ी बता चुका हूँ अभी पहले। तो ये टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, और इसमें जो है टंगस्टन का इलेक्ट्रोड ही यूज होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है कि इसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड ही मेनली यूज होता है टीआईजी वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली यूज्ड फ्यूल गैस इन अ गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में कौन सी फ्यूल गैस मेनली यूज करते हैं हम, तो वो करते हैं यहाँ पे एसिटिलीन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया है इथाइन। तो यहाँ पे हम एसिटिलीन गैस यूज करेंगे, क्योंकि एसिटिलीन और ऑक्सीजन 2 गैस ही गैस वेल्डिंग में मेनली यूज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन एथाइन नहीं होगा, वो एसिटिलीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर कब रिलीज करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी है, ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड। जब हम हीट करते हैं ना रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, तो तभी हम वहाँ पे प्रेशर अप्लाइड करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 2 जो हमारे पीस होते हैं जिनको हमें जोड़ना होता है, वहाँ पे हम उनको वहाँ पे कांटेक्ट कराते हैं उनके बीच में, जहाँ एयर गैप की वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होने की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये वेल्ड होता है। तो ठीक है, तो उसी हीटिंग टाइम पर ही यहाँ पे हम प्रेशर रिलीज करते हैं। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मैंने बताया है पहले भी, ऑक्सीजन का रेशो यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो है जो सी ऑप्शन है 1:1 के अनुपात में यहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशो यहाँ पे होता है, जबकि कार्बोनाइजिंग में एसिटिलीन का रेशो ज़्यादा होता है। न्यूट्रल फ्लेम में दोनों का जो रेशो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का वहाँ पे इक्वल होता है न्यूट्रल फ्लेम में। तो ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेल्डिंग यूनिट जो ऑपरेट होती है, वेल्डिंग यूनिट ऑपरेट एट व्हाट पावर फैक्टर। तो जो किस पावर फैक्टर पर आपकी वेल्डिंग यूनिट ऑपरेट होती है, तो ये है इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0.3 पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, तो आप इसे भी याद रखें, 0.3 पर वेल्डिंग यूनिट ऑपरेट करती है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस तरह की वीडियो हम डेली अपने चैनल पर अपडेट करते हैं, डेली डालते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी है, लगती हैं और पसंद है देखना, पढ़ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।